इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए असेट एलोकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है और एक ऐसी कैटेगरी जहां पर आपको मल्टीपल असेट क्लासेस में एलोकेशन मिलता है वो है मल्टी असेट एलोकेशन फंड। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं फंडनामा की इस एपिसोड में हम बात करेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन एज अ कैटेगरी और इस कैटेगरी का एक पायनियर फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड के बारे में। और इस चर्चा में मेरे साथ भाग लेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट मिस्टर चिंतन हरिया। चिंतन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और आपके सभी श्रोताओं को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। चिंतन जी देखिए, अभी मार्केट में थोड़ा जो माहौल है वो भी उतार चढ़ाव वाला है, तो ऐसे वक्त पर ये जो असेट एलोकेशन है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझ में आती है। बिल्कुल। तो पहले तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने ही शुरू की थी, तो उस वक्त पर अगर आप बता सकें कि क्या इसके पीछे सोच रही होगी, क्योंकि अब तो चलो कैटेगरी है अवेलेबल, लेकिन जब शुरुआत हुई उस वक्त तो कैटेगरी नहीं थी, तो किसी ने शुरुआत की कि हाँ एक फ़ंड होना चाहिए जहाँ पर एक ही फ़ंड के जरिए आपको मल्टीपल असेट क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप बताइए, क्योंकि अभी आपने हाल ही में 22 साल पूरे किए हैं इस फंड में, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो हमारा हमेशा से मानना रहा है पंकज जी के इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी और डेट ये दो एसेट क्लास मेन होते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में। आजकल ज़रूर गोल्ड सिल्वर भी ऐड हो चुके हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में, और इसीलिए हम हाइब्रिड फंड्स की तरफ हमारा रुझान हमेशा से ज़्यादा रहा है। अगर हम देखें 2006-07 में हमने जो बैलेंस एडवांटेज फंड लाया था, तभी के लिए नाम अलग था तभी, पर जो कैटेगरी या तभी लाया था उसमें भी वही सोच थी कि इक्विटी और डेट का एक मिश्रण मिले, मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ लोगों को एक एडिशनल एडवांटेज मिले कि मार्केट में हम जब मार्केट सस्ता होता है और ले। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो 2017-18 में जब SEBI का स्कीम कैटेगराइजेशन हुआ तो बहुत बढ़िया कैटेगरीज रेगुलेटर ने लाई, और उस कैटेगरी में से एक कैटेगरी थी मल्टी एसेट फंड। और हम क्योंकि हाइब्रिड फंड्स में हमेशा से बहुत फोकस करते थे, तो हमने सोचा कि ये फंड तो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी और डेट का मिश्रण मिलता है, मल्टी एसेट फंड में इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, रेट इनविट्स, एक वाइडर एस्पेक्ट आपको इन्वेस्ट करने के लिए मिलता है। और क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज हाइब्रिड फंड्स में पहले से ही रही है, तो हमने सोचा कि इसको बहुत पॉपुलराइज करें, और आज हम खुशी है कि ये फंड 50,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने इसमें निवेश किया है, और उन्होंने इसमें कॉन्फिडेंस जताया है कि हम इसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। इसमें मेहनत बहुत लगती है, 6 से 7 फंड मैनेजर्स इसमें लगे हुए रहते हैं कि जिस अच्छी तरीके से इक्विटी, डेट, रीट्स, इनविट्स, गोल्ड, सिल्वर, मेहनत बहुत लगती है, पर फिर मेहनत में जब फल अच्छा होता है तो हम सबको बहुत खुशी होती है। चिंतन भाई, आपने कहा कि 50,000 करोड़ का AUM इस फंड का, तो यानी कि जो टोटल साइज है इस कैटेगरी का उसका अराउंड 50% वो सिर्फ एक फंड से आता है। तो इसके पीछे एक तो आपने बताया कि एक्सपर्टी है, वो एक वजह है, और दूसरा क्या ऐसी वजह रही कि इन्वेस्टर्स ने इतना इंटरेस्ट लिया इस फंड में? हमारी कोशिश ये रहती है कि इन्वेस्टर्स को जो चाहिए वो उसे अच्छी तरह से हम ला सके। तो ना सिर्फ मल्टी एसेट कैटेगरी जहाँ पर सबसे बड़ा फंड है, अगर हम देखें तो वैल्यू कैटेगरी में, इवन लार्ज कैप कैटेगरी में, जहाँ पर हमारा फोकस है बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में, हमारी लीडरशिप हो इन टर्म्स ऑफ ब्रांड रिकॉल, मैनेजमेंट ऑफ द फंड, और इन्वेस्टर्स का जो फ़ायदा हम देखते हैं हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ में। बहुत मेहनत कर इन सभी कैटेगरीज को बड़ा किया गया है। और मल्टी एसेट फंड पे तरफ अगर हम देखें तो आज करीबन 7 साल हो चुके हैं कैटेगराइजेशन को। जब कोई नहीं ज़्यादा रुख कर रहा था, हमें ऐसा पता था कि ये इन्वेस्टर्स के लिए सही है, और कोशिश करते 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 आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उसमें ज़रूर एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा हुआ है निवेशकों का, हमने हमेशा से मल्टी एसेट फंड को, जब वो पहले डायनामिक फंड भी था उसके पहले, आज 22 साल पूरे हो गए, जो सेक्टर्स, जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करने की, अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करने की, उसका पूरा फ़ायदा उठाकर एक हटकर पोर्टफोलियो बनता था, जहाँ पर सस्ते स्टॉक्स जो मार्केट आज नज़रअंदाज कर रहे हैं उसको एक पोर्टफोलियो बनाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें 2020 में जब कोविड आया, मार्केट सस्ता था, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बहुत सस्ते थे, टेलीकॉम की तरफ नेगेटिव रुझान था,
तो टॉप सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के पावर सेक्टर्स, पावर स्टॉक्स और टेलीकॉम थे इस फंड में। और पूरा फायदा निवेशकों को मिला क्योंकि 75 से 80% इक्विटी फंड में था जब मार्केट सस्ता था। आज अगर हम देखें तो थोड़ा अलग पोर्टफोलियो देखेगा निवेशकों को, क्योंकि पिछले 2 साल में बैंकिंग ने अंडर परफॉर्म किया है, तो बैंकिंग टॉप होल्डिंग है। तो बहुत ही एक्टिव फंड मैनेजमेंट, सेक्टोरल एलोकेशन। 2020 में मिड एंड स्मॉल कैप थे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा। आज अगर हम देखें तो हमने ना के बराबर मिड एंड स्मॉल कैप कर दिया क्योंकि थोड़ा महंगे हैं। तो इन्वेस्टर्स को जो इक्विटी का पोर्शन का पूरा फायदा मिला है, तभी 75 से 80% इक्विटी था। अगर हम सितंबर एंड में देखें तो नेट इक्विटी 51% था। तो जो पूरा रेंज मिला है इन्वेस्टर्स को, ज़्यादा इक्विटी ऊपर नीचे करके पोर्टफोलियो में, जो सेक्टर्स और मिड कैप स्मॉल कैप सभी चीज़ का रेंज मिला है, तो इक्विटी में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है डेट। आप जानते हैं डेट में भी ऐसे प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में पिछले जितने भी 22-25 साल से हम मैनेज कर रहे हैं, डेट की तरफ भी हमारा फोकस अच्छा रहा है। और जहाँ जहाँ पर निवेशकों के लिए अच्छा है वहाँ पर डेट में भी पैसा अच्छा बना है। गोल्ड सिल्वर की भी बात करें तो हमारे पास 4 से 5% सिल्वर है आज। बहुत कम फंड्स आपको मिलेंगे जहाँ पर सिल्वर की इतनी एक्सपोजर है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रूड, इन सभी में भी मिश्रण आपको मिल जाता है। तो एक ही फंड में फंड मैनेजर्स के द्वारा इतने सारी चीज़ें मिलने के कारण जो इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा है। और हम मानते हैं कि इतना लेज़र शार्प फोकस है हमारा इस फंड पे कि आगे भी निवेशकों को अच्छा फ़ायदा मिलते रहेगा। चिंतन भाई, अक्सर जब बात होती है लॉन्ग टर्म की, तो इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है, मतलब देखा गया है कि दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करता है। और इसीलिए जब लॉन्ग टर्म गोल्स की बात होती है तो हमेशा कहते हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की, तो सिंस इंसेप्शन मैं देख रहा था कि यदि किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हों तो आज वो 70 लाख रुपीस बन गए होंगे। तो ऐसे में क्या माना जाए कि इन्वेस्टर को इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर इस तरह का हाइब्रिड फंड जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी हो? क्योंकि हाइब्रिड में यदि आप ऐसी कैटेगरी ले रहे हैं जहां पर ज़्यादा एलोकेशन डेट में है तो शायद वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है अचीव ना भी हो सके। लेकिन मल्टी एसेट फंड वर्सेस प्योर इक्विटी फंड, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो जब मार्केट में पिछले 4 साल में हमने इतनी तेज़ी देखी है, तो 20 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स, 4.5-5 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, अक्टूबर का महीना जैसे कि आप कह रहे थे कि उतार चढ़ाव, 1 लाख करोड़ करीबन विदेशी निवेशकों ने माल बेचा है भारतीय बाजार में, और पूरा एब्जॉर्ब हो गया है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट आज इतना बड़ा है। तो ये सब चीज़ें पिछले 4-5 सालों में ज़्यादा उभर कर आई है, और उसके कारण आज हमें मंदी क्या होती है वो पता नहीं है, या फिर मार्केट में फॉल क्या होता है वो पता नहीं है। अक्टूबर में इतना बड़ा मार्केट में सेलिंग के बावजूद सिर्फ 6-6.5% मार्केट गिरा क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे। अगर मार्केट में बड़ी मंदी आती है तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो लोग नए जुड़ते हैं मार्केट में पिछले 3-4 सालों में, वो शायद मार्केट से चले जाते हैं कि मार्केट हमारे लिए नहीं बना है। उन सभी निवेशकों के लिए मल्टी एसेट फंड एक बहुत ही अच्छा फंड है, क्योंकि मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड की भी मैं बात करूंगा, ये दोनों फंड की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर निवेशकों को चाहिए क्या कि जो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई की दर है उससे ज़्यादा पैसा बनना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। आज भी अगर हम देखें तो भारत की जो टोटल सेविंग्स है करीबन 1000 लाख करोड़ के आसपास जो हमारी सेविंग्स है, उसका बहुत ही छोटा हिस्सा इक्विटी में है, क्योंकि इक्विटी के उतार चढ़ाव एक आम इंसान झेल नहीं पाता। तो उस उतार चढ़ाव से बचने के लिए आपको हाइब्रिड एज अ कैटेगरी होना चाहिए। और हम जो आपने एसेट एलोकेशन की बात शुरुआत में कही थी, 50% आपका जो पोर्टफोलियो है उसे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए, एक डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड में आप निवेश कर सकते हो, ताकि आपको जो बाकी का 50% है, अगर आपको अग्रेसिव होना है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आप ETF, इंडेक्स फंड, मोमेंटम, फ्लेक्सी, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल, आपको जहां पर निवेश करना है आप बाकी के 50, पर ये जो एक छोड़ है जो आपको डिफेंसिव पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड 50% हिस्सा आपका होगा, तो आप कभी मार्केट से डरकर, भयभीत होकर बाहर जाने की कोशिश नहीं करोगे। और इसीलिए ये कैटेगरी सभी निवेशकों के लिए है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है और हमारा ये एक्सपीरियंस भी रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो शायद मार्केट की वॉलेटिलिटी झेल पाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। करेक्ट। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंसान और कोई भी हो, इवन फंड मैनेजर्स एट टाइम्स
अगर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है तो घबरा जाते हैं कि क्या होगा, क्योंकि तभी अनसर्टेनिटी होती है, नेगेटिव माहौल होता है। तो सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, एसआईपी के द्वारा, लमसम के द्वारा, 5 साल से ज़्यादा की अवधि। और आपने जो स्टैटिस्टिक कहा, अगर 20 साल भारत की जो ग्रोथ हुई है, आप उसके साथ ग्रो होना है तो आप डटे रहिए और अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखिए, और बाकी फंड मैनेजर्स अपना काम करेंगे और लंबी अवधि में आपका पैसा बनेगा। ये कैटेगरी कुछ समय पहले ही मतलब ज़्यादा पॉपुलर हुई, पहले इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी कैटेगरी। हालांकि ये फंड तो 22 साल पूरे हो चुके हैं, तो बहुत ही पुराना है। जैसे मैं कह रहा था कि अक्सर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी पर फोकस किया जाता है, लेकिन इस फंड ने प्रूव किया, इस स्कीम ने प्रूव किया इस बात को कि इस तरह का फंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर रहे पोर्टफोलियो में तो वेल्थ क्रिएशन में मदद तो करता ही है, और शॉर्ट टर्म में जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे अभी कि उतार चढ़ाव के माहौल में जिस तरह से इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और कई बार इवन देखा जाता है कि एसआईपी तक रोक देते हैं, जिसका तो पर्पज़ ये होता है कि गिरावट आएगी तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन क्योंकि इमोशंस हैं तो उसकी वजह से ऐसे चीज़ें होती हैं और नुकसान होता है उसका। तो एक बात तो आपने ये कही कि ये जो फंड है ये सिर्फ ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए और जिस वक्त पर मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल है उस वक्त आपको ज़्यादा निवेश करना चाहिए, बल्कि जो यहाँ पर चीज़ निकल कर आती है कि इस तरह के रिटर्न्स देखे गए तो इन्वेस्टर्स को एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की जो कैटेगरी है इसमें भी फंड्स डिफरेंटली मैनेज होते हैं, तो किसी फंड में देखा जाता है कि जो इक्विटी एलोकेशन है वो 40% टू 60% रखा जाता है, या अभी रखना शुरू किया है वो क्योंकि टैक्सेशन की वजह से। बट यहाँ पर तो पहले से ही इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है, इक्विटी एलोकेशन 65% के ऊपर ही रहेगा। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे डायनेमिक एसेट एलोकेशन की, कि किस तरह से आप मार्केट के हिसाब से इसमें बदलाव करते हैं, लेकिन क्योंकि इक्विटी एलोकेशन 65% के ऊपर रहना है तो वहाँ पर तो कोई बदलाव नहीं हो पाएगा ना। इक्विटी एलोकेशन आपके पास ग्रॉस 65% के ऊपर टैक्सेशन के लिए चाहिए, पर उसको आप डेरिवेटिव्स के साथ हेज कर सकते हो। आप उसको जो नेट इक्विटी एक्सपोजर उसको आप कम कर सकते हो, और वो हमने किया भी है। तो जैसे कि मैंने कहा था 2020 मार्च में अगर हम देखें, जब मार्केट में गिरावट आई थी कोविड के कारण, तो 75 से 80%, क्योंकि एक बात जो है कि मल्टी एसेट कैटेगरी जो है उसमें बाय रेगुलेशन न्यूनतम 10% आपके पास होने चाहिए 3 एसेट क्लास में। सो इक्विटी, डेट और कमोडिटी, ये तीनों में न्यूनतम 10%। तो आप किसी भी एक कैटेगरी में 80% से ज़्यादा जा नहीं सकते। तो 2020 मार्च में हम अपने उच्चतम स्तर पर इक्विटी में पहुंच गए थे, करीबन 75 से 80%, बाकी के 10 कमोडिटी और डेट में थे। और अगर हम सितंबर 2024 की बात करें तो नेट इक्विटी लेवल हमने 51% रखा था, क्योंकि तभी मार्केट थोड़ा महंगा लग रहा था। तो 65% ग्रॉस इक्विटी रहता है, पर डेरिवेटिव के द्वारा उसको हेज कर 51% पर लाए थे, ताकि इन्वेस्टर्स को नुकसान कम हो। और अभी मार्केट की गिरावट में उसे हम वापस ऊपर लेके जाएंगे अगर फंड मैनेजर्स का कंफर्ट रहेगा तो इन्वेस्टर्स को इससे भी फायदा मिलता है। नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी ये कन्फ्यूजन है कि अगर इन्वेस्टर चाह रहा है कि उसे हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी एलोकेशन थोड़ा कम रहे, लेकिन अगर किसी को समझ में आता है कि नहीं मिनिमम 65% रहने ही वाला है, तो शायद कहीं ये लगेगा कि मार्केट की गिरावट में रिस्क रहेगा। बट जो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि वो ग्रॉस एलोकेशन है, लेकिन आपका नेट इक्विटी जो है वो कम भी हो सकती है। तो यही कुछ बातें आई थिंक रही हैं आपकी, जो आपने हर समय पे से मैनेज किया है। अब एक बात आप बता रहे थे कि मल्टीपल है, वो फैक्ट शीट में भी हम पब्लिश करते हैं। तो फैक्ट शीट भी, अगर मैं ज़रूर कहूँगा श्रोताओं को कि आपके श्रोताओं को फैक्ट शीट भी पढ़े। फैक्ट शीट में सब डिटेल्स अच्छे से दी जाती है, और ये सब भी जो फिगर्स हैं वो फैक्ट शीट में अवेलेबल है। नहीं, क्योंकि हमारे व्यूअर जो है ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंड्स मैनेज कैसे हो रहे हैं। बिल्कुल। क्या होता है, पास्ट या हिस्टोरिकल रिटर्न्स तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आगे फंड कैसे मैनेज होगा और किस तरह से उनकी हेल्प करेगा वेल्थ क्रिएशन में या पैसे को मैनेज करने में, वो तभी मालूम चलता है जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल। तो और पास्ट रिटर्न्स अच्छे देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा, और पिछले 4 साल में आसान भी रहा है टू बी ऑनेस्ट। मार्केट में सब चौतरफा रैली जो हम कहते हैं वो हो रही है, पर कहते हैं जब मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है तभी आपको पता चलता है कि अच्छा खिलाड़ी कौन है और अच्छा खिलाड़ी नहीं है, अच्छा फंड मैनेजर कौन सा है, अच्छा फंड मैनेजर कौन सा नहीं है। तो फंड्स अगर जैसे कि आपने कहा 22 साल से मैनेज हो रहा है, तो इसका इक्विटी पोर्शन 22 साल से वैसे ही मैनेज हो रहा है,
और हमारा ऐसा मानना है कि आगे भी निवेशकों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप बता रहे थे कि इस फंड को मल्टीपल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे इक्विटी है, डेट है, कमोडिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली अलग अलग एक्सपर्टीज चाहिए। तो किस तरह से मैनेज किया जाता है? और मुझे लगता है कि सब जगह तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ये तो अब अपना एक स्टाइल है फंड को मैनेज करने का। तो मल्टीपल फंड मैनेजर्स, और इक्विटी में भी आप कह रहे हैं कि एक नहीं, एक से ज़्यादा फंड मैनेजर्स हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों ऐसा किया जाता है? तो थोड़ा सा वो भी हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। अगर हम आज देखें तो मार्केट काफ़ी डायनामिक है। भारत की मार्केट काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 450 लाख करोड़। इतने सारे नए स्टॉक्स आ रहे हैं, आईपीओज आ रहे हैं, इतनी सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं। हम हमारे देश में एक खूबी है कि अगर स्टील, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, हर चीज़ में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो किसी भी एक फंड मैनेजर को इतना कुछ ध्यान में रखना मुश्किल है। तो एक सीनियर फंड मैनेजर के साथ अगर एक रिलेटिवली सीनियर फंड मैनेजर या सीआईओ के साथ अगर फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, तो एक 2 के बदले 4 आंख और एक अच्छे से मैनेज हो पाता है इक्विटी पोर्शन। उसी के साथ साथ डेट में भी 2 फंड मैनेजर है, क्योंकि डेट का पोर्शन भी अपने को अच्छे से मैनेज करना है। फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए भी एक फंड मैनेजर है, और अगर हम देखें तो कमोडिटी में भी है, तो कमोडिटी के लिए भी फंड मैनेजर। कमोडिटी के लिए जो गोल्ड सिल्वर के जो डायनामिक्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो अलग अलग फंड मैनेजर, अलग अलग डेरिवेटिव्स के लिए भी एक फंड मैनेजर होता है। तो हर चीज़ के लिए एक तो अगर ऐसा लगता है, आसान लगता है कि हाँ चलो मल्टी एसेट फंड में मैनेज हो गए इतने सारे सेक्टर्स, 6 से 7 लोगों की जो मेहनत है, कड़ी मेहनत, और ये दिन भर मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार पोर्टफोलियो देख लिया बदल गया, रोज़ देखना पड़ता है, रोज़ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ज़्यादातर डिसीजन सही जाते हैं, कुछ डिसीजन शायद गलत भी जाते हैं। तो वो जो उतार चढ़ाव है वो पूरा एब्जॉर्ब करना चाहिए। और इसीलिए अगर फंड मैनेजर्स 2 या 3 या 4 हो तो एक दूसरे के साथ बात कर कर इसमें एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, ऐसा हमारा मानना है। और कंटिन्यूटी भी रहता है, सोच की कंटिन्यूटी भी रहती है, और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं तो नेचुरली उसका फ़ायदा फंड को होता है। ये बात तो खैर यहाँ पे दिखाई भी देती है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, फंड का साइज़ और फंड की परफॉर्मेंस, दोनों बात प्रूव करती हैं कि फ़ंड को किस तरह से मैनेज किया गया है और किस तरह वेल्थ क्रिएट हुई है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पर भी अगर निवेशक इस फंड में निवेश करना चाहें तो इस वक्त के हिसाब से भी अच्छा ही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म किसी को मतलब अपने रिटायरमेंट के लिए, और मैं बात कर रहा हूँ एक्यूमुलेशन फेज़ की, तो उसके लिए भी पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपका पोर्टफोलियो है, अभी आपको एक्यूमुलेशन स्टेज हो, इनिशियल स्टेज हो, मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड, ये 2 ऐसे फंड है जहाँ पर आप निश्चिंत होकर आपका पोर्टफोलियो इधर एसआईपी या लमसम में बना सकते हैं। और हम ये मैनेज कर रहे हैं कि जितना डाइवर्सिफिकेशन हो सके, जितना, और क्योंकि हम जानते हैं हाइब्रिड फंड्स में निवेश करने, आपने कहा था हाइब्रिड वर्सेस फुल्ली इन्वेस्टेड। अभी फुल्ली इन्वेस्टेड फंड में सिंपल है, फुल्ली इन्वेस्टेड फंड में उतार चढ़ाव दोनों ज़्यादा होंगे। हाइब्रिड फंड्स में कोशिश हमारी ये रहती है कि जो डिफेंसिव मैकेनिज्म ला सके, उसके कारण डाउनसाइड कम हो। और अगर आप कम गिरते हैं तो जब कम गिरने के बाद आप वापस ऊपर जाते हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। मैथमेटिकली भी ऐसा होता है, राइट। आपने 100 में से आप 50% गिरते हैं तो 50 से 100 होने के लिए आपको 100% बढ़ना पड़ता है, और 100 में से आप 25% अगर गिरते हैं तो 75 से 100% होने के लिए आपको 33% ही बढ़ना पड़ता है। तो ये जो मैथमेटिकली भी ऐसा होता है कि अगर आप कम गिरते हो या आप गिरावट को रोक सकते हो, डिफेंस हो सकते हो, तो आपको उसके बाद कम मेहनत करनी पड़ती है वापस बढ़ने की। और ये जो अक्यूमुलेशन फेज़ है और लंबी अवधि में ये जो टोटल कंपाउंडिंग होता है, उसका पूरा फ़ायदा निवेशकों को मिलता है। तो कोई भी इन्वेस्टर हो, उनके पास मल्टी एसेट फंड होना ही चाहिए, कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। और जैसा कि मैंने कहा, एक बड़ा हिस्सा आप मल्टी एसेट फंड में रखिए। बाकी के जो सेक्टर्स, थीम्स, वो बदलते रहते हैं। मल्टी एसेट आपके पास हर वक्त आपका साथी रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। ओके। और इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो ये बता सकें कि इसमें ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में रहता है या फिर ये डिपेंड करता है मार्केट पर? तो इसकी ब्यूटी ये है कि ये लार्ज, मिड, स्मॉल कैप और कोई भी सेक्टर में निवेश कर सकता है। पर क्योंकि जनरली इंडिया में लार्ज कैप्स में मौका हमेशा मिलते रहते हैं, तो लार्ज कैप एक बेस रहता ही है। मिड एंड स्मॉल कैप अगर बहुत सस्ते हो जाते हैं तो इसमें बहुत ऐड किए जाते हैं, और मिड एंड स्मॉल कैप महंगे हो जाते हैं तो उसको कम किया जाता है। लार्ज कैप की हमेशा एक स्टेडी तादाद रहती ही है इसमें, पर यस, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है लार्ज, मिड एंड स्मॉल की। और जैसे कि मैंने कहा 2020, 21, 22 में इसमें मिड एंड स्मॉल कैप की तादाद ज़्यादा थी।
आज मिड एंड स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और इसलिए हम इसमें काफ़ी सीमित, काफ़ी कम मात्रा में आपको इसमें मिड एंड स्मॉल कैप मिलेंगे। अच्छा, हम बात करते हैं रिटायरमेंट के लिए फंड सूटेबल है, हमने बात की एक्यूमुलेशन फेज़ की, लेकिन अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो कई बार ऐसा होता है कि रिटायर्ड पर्सन भी अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स वो रखते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको SWP ही करनी है, ये कि ठीक है रिस्क थोड़ा कम लेना है लेकिन अगले 5-10 साल के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना है, वो एक चीज़ है। तो उसके लिए कैसा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर SWP करनी हो, अपना बैलेंस एडवांटेज फंड तो है ही, वो तो कोई डाउट ही नहीं उसके बारे में, बट क्या उसके साथ साथ यदि एक इन्वेस्टर को एक से ज़्यादा फंड, और रखते भी हैं बिल्कुल, तो ऐसे में क्या बैलेंस एडवांटेज फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी के साथ साथ थोड़ा एलोकेशन मल्टी असेट फंड में रख के वहाँ से भी SWP की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। हमने जो पूरी श्रृंखला बनाई थी हाइब्रिड फंड्स की, जिसकी शुरुआत अगर हम देखें तो इक्विटी आर्बिट्राज, इक्विटी सेविंग्स, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये पूरी श्रृंखला इन्वेस्टर्स के लिए है कि उनको अगर SWP करना है और वो बिल्कुल मल्टी एसेट फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड दोनों से ही SWP अपना जो कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स है वो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मल्टी एसेट फंड में जैसे कि हमने बताया बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी आपको डिफेंसिव मैकेनिज्म मिल जाता है और यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन में आपको कमोडिटीज़ भी मिल जाते हैं जो आमतौर पर निवेशक फाइनेंशियल एसेट्स में पहले नहीं लगाते थे। आज भी अगर हम देखें तो गोल्ड ETFs में सिर्फ 35,000 या 40,000 करोड़ ही है, जो कि 1% से भी कम है। फिजिकल गोल्ड के मुकाबले तो बहुत ही कम है। 1% से भी कम है म्यूचुअल फंड एसेट्स के, बहुत कम है। 60-65 लाख करोड़ में से सिर्फ 40,000 करोड़। तो हाँ, 40,000 करोड़ बहुत बड़ी मात्रा है गोल्ड ETF की, बट वो बहुत छोटा है इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, और फिजिकल के मुकाबले तो डेफिनेटली बहुत छोटा है। और सिल्वर ETF भी बहुत छोटी मात्रा में आज है। तो इन सभी को अगर हम देखें तो एक चीज़ में, एक फंड में अगर लोगों को मिलता है ताकि बहुत डाइवर्सिफिकेशन आपको ना करना पड़े। और सिल्वर भी कभी ऊपर जाता है और कभी बहुत वॉलेटाइल होता है तो नीचे आता है। यहाँ पर फंड मैनेजर ने आज ऐड किया है, कभी ऐसा भी हो सकता है सिल्वर को ज़ीरो भी कर दे। तो इन्वेस्टर्स को खुद मेहनत ना कर या खुद सोचना नहीं पड़ता, और जो हम कहते हैं कि राइट टाइम राइट एसेट, सही मात्रा में सही एसेट क्लास में सही इन्वेस्टमेंट, ये आपको यहाँ पे मल्टी एसेट फंड में मिल जाएगा इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो बिल्कुल SWP के लिए रिटायरमेंट के बाद 5-10 साल अगर आपको किसी में निवेश करना है, क्योंकि आप फुल्ली इन्वेस्टेड फंड में शायद ना करें क्योंकि वो उसमें रिस्क और क्या बोलते हैं वॉलिटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, पर मल्टी एसेट फंड में आपको वो थोड़ी कुशन मिल जाता है। उसके कारण आप एज अ रिटायरमेंट के बाद 5-10 ईयर्स इन्वेस्टमेंट या फिर SWP के लिए भी डेफिनेटली आप इसमें निवेश कर सकते हैं। चिंतन भाई पे जो बात चल रही थी अपनी कि इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन करते हैं, डिफरेंट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, कई बार खुद से भी करते हैं, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर अच्छी लगती है, वो ये कि जब अगर खुद से करेंगे तो टैक्सेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जबकि यहाँ पर यदि एज अ फंड हाउस फंड मैनेजर उसको कर रहे हैं तो इसका कोई भी इफ़ेक्ट इन्वेस्टर के टैक्सेस में नहीं पड़ता है। तो इसके लिए सही समय पर एलोकेट करना, और वो भी टैक्स एफिशिएंट मैनर में, बिल्कुल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात जो एक और निकल कर आती है वो ये है कि अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मतलब आप मार्जिनल टैक्सेशन रेट से आप पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा है कि आपका डेट में इन्वेस्टमेंट है, कमोडिटीज़ में है, लेकिन आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो इक्विटी के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये एक जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने जो उससे बात की कि एक बड़ा अच्छा पॉइंट बन जाता है। एनीवे, आपने बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की फंड के बारे में, कोई और बात आप बताना चाहें इसको लेकर? दो चीज़ है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ ये फंड भी इक्विटी में निवेश करता है। पिछले 4 साल 5 साल में हमने मंदी देखी नहीं है, वो अच्छा है। अगले हम आशा करते हैं अगले 10 साल 15 साल भारत की गति ऐसी ही चलती रहे, पर उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं। हमने अक्टूबर का महीना भी देखा है। नए निवेशक स्पेशली जिन्होंने शायद मंदी नहीं देखी, उनको सिर्फ उतना कहना चाहूँगा कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है आप और ऐड करें आपका निवेश मल्टी एसेट फंड में, और 5 साल 10 साल 15 साल अगर आप निवेश रखते हो, वही पैसा आप इक्विटी में लगाए या इक्विटी फंड्स में लगाए, मल्टी एसेट फंड्स में लगाए, जो आपके पास 5 साल तक आपको नहीं चाहिए। क्योंकि इक्विटी में 1 साल 2 साल में क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता। और आज का जो मार्केट का माहौल है वो ऐसा है कि 2020 में बहुत सस्ता था, 2024 में उतना सस्ता नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो भी अपने म्यूटेट करने चाहिए, यानी कि रिटर्न्स जो पिछले 3 साल में बने हैं, अगर आपको लगता है कि अगले 3 साल में बनेंगे तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। और पर फिर भी भारत की ग्रोथ के साथ आपको जुड़ना है
और जुड़े रहना है। अगर आप उतना समझ लीजिए इक्विटी होता क्या है, अगर आपने कहीं पे जाके कुछ खरीदा तो उसका फ़ायदा वो कंपनी को मिलता है और वो कंपनी के फ़ायदे से वो कंपनी का मूल्य बढ़ता है, और वो मूल्य जो बढ़ता है हम अच्छी कंपनियां जो हम चूज़ करते हैं हमारे रिसर्च के साथ वो आपके पोर्टफोलियो में लाते हैं। तो फंड मैनेजर अपना काम कर रहे हैं, आप आपका काम सिर्फ उतना करिए कि निवेश लंबी अवधि के लिए कीजिए, और बाकी पंकज जी जो सलाह देते रहते हैं आए दिन उसे आप फॉलो कीजिए। शुक्रिया। चिंतन भाई, आपने समय निकाला, आज हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और बहुत विस्तार से, बहुत ही सरल भाषा में आपने एसेट एलोकेशन की इम्पोर्टेंस, मल्टी एसेट एलोकेशन एज अ कैटेगरी और विशेष तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड को एक्सप्लेन किया। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। शुक्रिया पंकज जी, एज ऑलवेज, थैंक यू। तो आज हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड को विस्तार से समझा चिंतन हरिया जी से। मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।